जो की पार्टी कांग्रेस, बताइए आपकी पार्टी कौन सी है? आप ना पैसे वाले हैं, ना आपके परिवार से कोई नेता है, तो बताओ हम सब गरीब मजदूरी करने वाले साधारण लोगों की पार्टी कौन सी है? अगर आपका मन का है, अगर आपका दिल का है कि बात सही है, पैसे वालों के लिए बीजेपी है, परिवार वालों के लिए कांग्रेस है, आपके लिए क्या है? तो मैं आपके लिए जवाब लेके आऊंगा। आपके लिए हम हैं, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल है, आपका बेटा गोपाल इटालिया है, आपका भाई है, हम आपके हैं, आप सब लोगों के जैसे हैं। नमस्कार मित्रों, किसान संदेश चैनल में आपનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોવા માટે ખાસ આગ્રહ કરું છું, કારણ કે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાનું આ એક હિન્દીમાં ભાષણ છે। મિત્રો, જે જગ્યાએ સભા હતી ત્યાં વધુ પૂરતા લોકો હિન્દી ભાષા સમજે તેવા લોકો હતા, અને ગોપાલ ઇટાલિયાએ જ્યારે પૂછ્યું કે હું ગુજરાતીમાં ભાષણ કરું કે હિન્દીમાં, ત્યારે વધુ પૂરતા લોકોએ કહ્યું કે આપ હિન્દીમાં ભાષણ કરો તો વધારે સારું। મિત્રો, ઉધના વિસ્તાર છે જેમાં પાંડેસરામાં આ સભા હતી, જેમાં આ જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મિત્રો, આ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ લોકો મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા અને બિહાર રાજ્યમાંથી આવી અને આ વિસ્તારમાં લોકો વસવાટ કરે છે। મિત્રો, નાની મોટી મજૂરી અને મહેનતના દમ ઉપર આ લોકો જીવવાવાળા છે। તે પોતાના સ્વાભિમાનથી લોકોએ આજે મોટી સંખ્યામાં જનસભામાં હાજરી આપી અને આવનારી ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને આશીર્વાદ આપવાનો પણ સંકલ્પ કર્યો છે। મિત્રો, આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોવા ખાસ નમ્ર વિનંતી। અને ગોપાલ ઇટાલિયાનું તમને હિન્દીનું ભાષણ કેવું લાગ્યું છે તે આ વિડીયોમાં ચોક્કસથી અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો। સાંભળીએ ગોપાલ ઇટાલિયાએ શું કહ્યું છે, અને તમે કોમેન્ટ કરવાનું અને આ વિડીયોને લાઇક શેર કરવાનું ના ભૂલશો। સાંભળીએ ગોપાલ ઇટાલિયાને। આજે આ વિશાળ જનસભામાં ઉપસ્થિત ઉધના વિસ્તારના સૌ આગેવાનો, વડીલો, યુવા દોસ્તો, માતાઓ, બહેનો, અમારા આમ આદમી પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓ, વેપારીઓ, નિવૃત્ત શિક્ષકશ્રીઓ, અમારા આગેવાન ભાઈ શ્રી વિલાસભાઈ પાટીલ, અમારા આગેવાન પૃથ્વીરાજભાઈ રાજપૂત, ધર્મેશભાઈ ભંડેરી, રામભાઈ તડુક, રાકેશભાઈ હિરપરા, ઉપસ્થિત સૌ તમામને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, નમસ્તે, સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। પહેલા તો હું બધાને પૂછી લઉં કે ગુજરાતીમાં બોલીશ તો વધારે સારી રીતે સમજાશે કે હિન્દીમાં બોલીશ તો સમજાશે? હિન્દીમાં કેમાં બોલું તો વધારે સારું સમજાશે? હું તો કાઠિયાવાड़ी देसी बोलो, हिंदी में। हिंदी बोलने की मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है नहीं, आमतौर पे मैं देहाती भाषा बोलता हूँ, गुजराती बोलता हूँ, और वो भी अपनी ग्रामीण गुजराती बोलता हूँ। लेकिन जब आपको किसी को कोई बात कहनी है, अगर आप सामने वाले की भाषा में बात नहीं करोगे, तब तक आप अपनी बात उस आदमी तक नहीं पहुंचा पाते। तो भाषा का महत्व इतना है कि अगर आपको दिल की बात दिल से निकाल के किसी के दिल तक पहुंचानी है, तो उसी की जुबान में बोलो जिस जुबान को वो समझता है, वो अपने जीवन में जीता है। मैं अच्छी हिंदी बोल नहीं पाता क्योंकि ऐसी कोई प्रैक्टिस है नहीं। मैं गुजरात में पैदा हुआ, यहीं का हूँ, यहीं से आगे बढ़ा हूँ। लेकिन आज मौका यह है कि मेरी बात बहुत दूर तक पहुंचेगी, क्योंकि हिंदी में बोलने से ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ जो बैठे वही लोग सुनेंगे, पूरा देश सुनेगा, इसकी वीडियो बनेगी, न जाने कहां कहां ये बात सुनी जाएगी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सब लोगों के सामने खड़ा होकर राजनीति की नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, मेरी खुद की नहीं, हम सब की कुछ बात कहने के लिए आया हूं। हम जैसे आम लोगों के जीवन की दो बात आपके सामने रखने के लिए आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है। हम लोग राजनीति में जरूर है, आम आदमी पार्टी में है, राजनीति के पद है हमारे पास, पार्टी के मेंबर है, लेकिन वास्तव में हम राजनीति नहीं कर रहे। वास्तव में हम समाज नीति का काम कर रहे, समाज को आगे लाने का काम कर रहे। और इसलिए क्योंकि मैं उतना विस्तार में पहली बार खड़ा होकर बोल रहा हूं, ये हो सकता है कि कई सारे लोग मेरे बारे में कुछ न जानते हो, या फिर सिर्फ इतना जानते हैं कि जो ये अभी बोल रहा है वो अभी अभी नया विधायक बना है, विधानसभा में जाके बैठेगा, दो शब्द बोलेगा, बड़ा नेता बन गया, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले में घूम रहा है। ठीक है भाई, ऐसे पहले भी ज्यादा देखे, तुम एक और आ जाओ, लेकिन बात इतनी नहीं है। मैं आप सब लोगों को मेरे बारे में इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि हम सब आम लोग हैं,
हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम अपने मेहनत की कमाई खाते हैं, हम अपने हाथों की कमाई खाते हैं। हम किसी के पैसों पे बुरी नजर नहीं डालते। हम ना गलत काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। चाहे कम कमाई हो, चाहे 2 रुपए मिले, चाहे 1 रुपया मिले, लेकिन हम हमारी मेहनत का खाके ईमानदारी से और स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। लेकिन इस देश की सारी पार्टियों ने, सब नेताओं ने लंबे समय से हमें ये सिखाया गया, हमें ये सिखाते रहे कि हम गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बड़ा सपना नहीं देख सकते, हम आम लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नेता नहीं बन सकते, हम मंत्री नहीं बन सकते। या फिर हमें यह सिखाया गया है सारी पार्टी और सारे नेताओं ने मिलके कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम गरीब हो, तुम छोटे लोग हो, तुम साधारण परिवार से हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे क्या होगा, तुम क्या कर लोगे मेरा, जाओ जाओ तुम्हारे जैसे बहुत सारे देखे। इस तरीके की राजनीति हमारे जैसे गरीब लोगों के साथ सालों से, जब से देश आजाद हुआ, होती आई है। हमें यह महसूस कराया गया कि हमसे कुछ नहीं होगा, और हमें यह महसूस कराया गया कि सबको यह लगता है कि मैं अकेला क्या करूंगा, मेरे से क्या होगा, मैं रिक्शा चला रहा हूं, मेरा कौन सुनेगा, मेरी एक छोटी सी पान की दुकान है, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं कहीं कोने में जाके पानी पूरी बेच रहा हूं, मेरी गिनती कौन करेगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। इस तरीके की बात हम सब के दिल में, दिमाग में डाली गई है। लेकिन मैं आप सब लोगों को मेरा उदाहरण देना चाहूंगा कि भावनगर जिला है गुजरात का, एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ, बिल्कुल छोटा सा गांव, उससे भी छोटा मेरा परिवार। न हमारे पास जमीन है, न मकान है, न रोजगार है, न मजदूरी का कोई साधन नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने खेत में मजदूरी कर करके 2 पैसा बचा बचा करके मुझे कुछ पढ़ाया। मेरी पढ़ाई हुई, मैं 12वीं तक पढ़ा, फिर आगे बढ़ने का पैसा नहीं था, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई वहां से, और मैं मजदूरी करने के लिए सूरत आ गया। डायमंड में हीरा का कारीगर बन गया। 4-5 साल तक काम करते करते मुझे ये लगा कि हम जैसे छोटे लोगों की इस देश में, इस राज्य में, इस समाज में क्या जगह है, हमारी सुनवाई कहां है, हमारा इज्जत और मान सम्मान कहां है, हमें भी कोई इज्जत से बुलाए, ऐसा माहौल क्यों नहीं है। क्या हम गरीब है, क्या हम छोटे से परिवार से आते हैं, क्या हम साधारण परिवार से है, तो क्या हमारा इस देश में कोई मान सम्मान नहीं होगा? क्या सरकारी ऑफिस पे जाएंगे तो हमें कोई अच्छे तरीके से नहीं बुलाएगा? पुलिस वाला क्यों हमें गाली देके जाएगा? कॉर्पोरेशन के ऑफिस पे क्यों हमें धक्के पे धक्के खिलाए जाएंगे? जब मुझे ये लगा, तब मैंने ये सोचा कि कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे। चाहे हम गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन मरेंगे गरीब नहीं, कुछ अच्छा करके ही मरेंगे। मैंने अपना रास्ता बदला और मैंने सरकारी नौकरी की तैयारियां चालू की। हीरा का काम छोड़ दिया, मैं आ गया सरकारी नौकरी में। भगवान के आशीर्वाद से मैं पुलिस में कांस्टेबल बन गया। एक छोटे से गरीब परिवार के किसी लड़के या लड़की को सरकारी नौकरी मिल जाना अपने आप में प्रधानमंत्री बन जाने के बराबर होता है। हम जैसे छोटे लोगों को जीवन में चपरासी की नौकरी मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। मैं पुलिस बन गया, कांस्टेबल बन गया, 4 साल नौकरी कर ली। फिर भी मुझे लगा कि इस देश में, इस राज्य में, इस व्यवस्था में कुछ कमी है कि हम जैसे छोटे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, अच्छा बर्ताव नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि बड़ा निर्णय करेंगे, इस पुलिस की नौकरी को छोड़ देंगे और राजनीति में मैं जाऊंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। 2017 में मैं पहली बार सरकारी नौकरी छोड़ दी, राजनीति में आने का रास्ता पसंद किया। मैं अगर दिल से मेरी बात बताऊं तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मेरा क्या भविष्य होगा। इतना गरीब आदमी, इतना छोटे परिवार का आदमी, इतना अकेला आदमी मेरे खानदान में मैंने कभी नहीं देखा किसी को राजनीति में। पहला मैं आदमी मेरे खानदान से निकला जिसने राजनीति में आने का निर्णय लिया, वो भी न बीजेपी में न कांग्रेस में, एक नई बनी हुई आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ गया। मेरा अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं था,
न परिवार में कोई नेता था, न कोई राजनीति से जुड़ा हुआ था। जब मैं राजनीति में आया, कुछ समझ नहीं थी कि मेरा क्या होगा, मेरे हाथों से क्या होगा, मेरे आसपास कौन रहेंगे, मेरे आगे पीछे कौन रहेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, ये बीजेपी की सरकार मुझे बाहर रहने देंगी या जेल में डाल देंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन दिल में एक आग थी, एक दर्द था कि हम जैसे गरीब लोगों की ये सरकार सुनती क्यों नहीं है। हम गरीब है, हम छोटे लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम मेहनत की कमाई से अपना जीवन गुजारते, क्या यही हमारा गुनाह है? इस बात की आग, इस बात का दर्द लेके मैं राजनीति में आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तो अभी 2 महीने पहले गुजरात के विसावदर के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देके विधायक बना दिया। बताओ, मेरे खानदान में कोई सरपंच तक नहीं बना, कोई कुछ नहीं मेरे खानदान में रहा। इतने गरीब परिवार से उठ के जब संघर्ष किया तो जनता ने आशीर्वाद देके इतनी कम उम्र में मुझे विधायक यानी कि आमदार यानी कि एमएलए बना दिया। लेकिन मेरी लड़ाई एमएलए बनने की पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं है। गोपाल इटालिया एमएलए बन जाए या ना बन जाए, उससे आम लोगों का क्या फायदा है? आप सोचिए अपने दिल पे हाथ रख के कि कोई यहां महाराष्ट्र से आया हुआ है, 10 साल 20 साल 30 साल पहले कोई महाराष्ट्र से यहां आया, कोई ओडिशा से यहां गुजरात में आया। મિત્રો હજી પણ ગોપાલ ઇટાલિયાનો આ વિડીયો અધૂરો છે, તો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી સાંભળવા નમ્ર વિનંતી। અને આ વિડીયો વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? ગોપાલ ઇટાલિયાએ જે હિન્દી ભાષામાં ભાષણ કર્યું છે તે તમને કેવું લાગ્યું છે? ચોક્કસથી તમે આ વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી અમને જવાબ આપજો અને સાંભળીએ ગોપાલ ઇટાલિયાએ હજી પણ શું કહ્યું છે। તો આ દરેક મુદ્દાઓ મહત્વના છે, તો જે મુદ્દાઓ ઉપર જે વાત કરી છે તમને એમાંથી કયો મુદ્દો પસંદ આવ્યો છે આ વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી અમને જણાવજો। અને આ વિડીયો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો। સાંભળીએ હજી પણ ગોપાલ ઇટાલિયાએ શું કહ્યું છે। उत्तर प्रदेश से कोई आया, कोई बिहार से आया, आप लोग क्यों इधर आए? आप एक बेहतर जीवन की तलाश में यहाँ आए। जिस राज्य में आप थे लगा कि यहाँ की सरकार ठीक नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। एक बेहतर जीवन की तलाश में, एक सम्मानपूर्ण जीवन की तलाश में आप यहाँ आए। आपने इस गुजरात को बनाने में अपना खून बहाया, आपने मकान बनाया, आपने दुकान बनाई, आपने सरकारें बनाई, आपने मंत्री बनाए, आपने विधायक बनाया, आपने सबको जो चाहा जो बना दिया। लेकिन उन सारे लोगों ने मिलके आपके बच्चों के लिए एक स्कूल तक नहीं बनाया। और यही दुर्भाग्य है कि आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ने आया हूं कि अभी भी वक्त है। आपने वोट देके किसी को मंत्री बना दिया, उस मंत्री ने आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाया, लेकिन अपना खुद का प्राइवेट स्कूल खोल दिया। आपने किसी को हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री बना दिया, उसने आपके लिए सरकारी अस्पताल नहीं बनाया, उसने अपना खुद का प्राइवेट अस्पताल बना दिया। आपने किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसने आपके लिए अच्छी सड़कें नहीं बनाई। आपने सबको सब बनाया, जिसने जो मांगा आपने दिया। आपको सबने मिलकर क्या दिया? आप सोचिए कि आपके वोट की ताकत से जो भी मंत्री बने, जो विधायक बने, जो सरकार बनी, सबका जीवन अच्छा बन गया। लेकिन आज आपका जीवन कहां है? गड्ढों में जीवन है, महंगाई में जीवन है, कचरे के ढेरों के बीच हमारा जीवन है। एक तरफ शराब बिक रही है, दूसरी तरफ ड्रग्स बेच रहा है। पुलिस के पास जाओगे तो 2 गाली वो हमको देके भगा देंगे। क्या है हमारे इस जीवन में? आपने क्या क्या नहीं किया? देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, 3000 से ज्यादा पार्टियां इस देश में है। सारे राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। सारी पार्टी, सारी सरकारें मिलकर के भी अगर आज हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं बना पाए, तो आजादी के इतने सालों के बाद और क्या काम किया उन्होंने? आप सोचिए अपने दिल पे हाथ रख के। हम राजनीति में जरूर है, लेकिन राजनीति नहीं कर रहे। हम अपने दिल की जबान बोल रहे, राजनीति की भाषा हमें नहीं आती। हम तो दिल से बोलेंगे, क्योंकि जैसे आप हो वैसा मैं हूं, जैसे आप हो ऐसे हम सब है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, ये राजनीतिक लोगों की पार्टी नहीं है। ये पृथ्वीराज भाई आज हमसे जुड़े हैं। कौन है वो? एक अच्छे खासे व्यापारी थे, छोटा मोटा व्यापार करके अपने 2 पैसे की कमाई से जनता की सेवा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ इनके साथ?
बीजेपी के गुंडों ने इनको दबाने की कोशिश की, इनको धमकाने की कोशिश की। नतीजन क्या हुआ? उनको डिसीजन लेना पड़ा कि अगर आप मुझे शराफत से धंधा नहीं करने देंगे, फिर हम आपके धंधे की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम राजनीति में आएंगे, आपको भगाएंगे और हम खुद नेता बन जाएंगे। आप अपना काम, बीजेपी के लोग अच्छे से राजनीति करते तो हमको क्यों आना पड़ता? पृथ्वीराज भाई को क्यों राजनीति में आना पड़ता? मैं भी अच्छा खासा कांस्टेबल की नौकरी कर लेता, कहीं डंडा लेके खड़ा रह जाता किसी चौराहे पे, मैं क्यों आता इस राजनीति में? ये पृथ्वीराज भाई क्यों आते? ये विलास पाटिल एडवोकेट है, अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस चल रही है, बड़े बड़े केस हैंडल कर रहे सेशंस कोर्ट में, उनको क्यों आना पड़ा राजनीति में? जब उनको लगा, जब मुझे लगा, जब पृथ्वीराज भाई को लगा, जब सबको लगा कि हमारे वोट से जो सरकार बनी है वो सरकार हमारी नहीं है, वो गुंडों की सरकार है, बुटलेगरों की सरकार है, ड्रग्स माफिया की सरकार है, लेकिन छोटे लोगों की सरकार नहीं है। इस बात का जब एहसास होगा तब सारे लोग जो है, उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आ जाइए, आम आदमी पार्टी आपकी खुद की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर से बेहतर जीवन मिले। हम सब लोग क्यों ये काम कर रहे हैं? कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई आटे की चक्की चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है। हम सब लोग काम इसलिए कर रहे हैं कि उस काम से जो 2 पैसा कमाएंगे, उस पैसों से हम अच्छा जीवन जिएंगे और हमारे बच्चों को अच्छा जीवन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बीजेपी की 40 साल से सरकार है गुजरात में। बताइए आप अस्पताल किधर है? बताइए आप अगर बीमार हो गए, 5-10 लाख का अगर खर्चा है तो कहां जाके हाथ जोड़िएगा, कहां जाके पैर पड़िएगा, किस डॉक्टर के पास जाके आप इलाज करवाइएगा? हमारे वोट से सरकार बनी, हमारे वो टैक्स के पैसों से सरकार चल रही है, लेकिन हमारे लिए उस सरकार के पास कुछ नहीं है। आप सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के, मैं विसावदर का चुनाव लड़ रहा था, इतने पैसे बांटे गए, इतने पैसे बांटे गए, इतने पैसे बांटे गए कि हम सारे लोग जो इस सभा में मौजूद है, पूरे जीवन भर में हम सब लोग मिलकर जितना पैसा नहीं कमाएंगे, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने एक चुनाव में बांट दिए, लोगों को दे दिए, खर्चा कर दिया। आप सोचिए, आपके बच्चे की फीस भरने के लिए अगर आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, तो इस बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा नेता, कोई मंत्री, कोई सेक्रेटरी, कोई नहीं है जो आपको 10,000 रुपए देगा। लेकिन जिस दिन उधना विधानसभा का चुनाव आएगा तो रात के अंधेरे में घर में आकर के दरवाजा ठोक ठोक करके पैसा देके जाएंगे कि पैसा ले लो, वोट दे दो। जब चुनाव आएगा तो देने के लिए पैसा है, लेकिन जब चुनाव खत्म तो आप जियो, आप मरो, आपके बच्चे पढ़े, अनपढ़ रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूं यहां कि बीजेपी को चाहे फर्क पड़े ना पड़े, कांग्रेस को फर्क पड़े ना पड़े, हमें फर्क पड़ता है। अगर आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही तो हमें फर्क पड़ता है, हमें दुख होता है, अरविंद केजरीवाल को दुख होता है। और इसलिए हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी बेटियों के लिए लड़ने के लिए हम इस संघर्ष के रास्ते पर आए हैं। हमें क्या चाहिए? अगर मुझे बड़ा पद चाहिए होता, बड़ा पैसा चाहिए होता, तो मैं किस पार्टी में जाता? बीजेपी में जाता। बीजेपी वाले पैसा दे रहे, पद दे रहे, विधायक बना रहे, खासदार बना रहे, जिसने पार्टी बदली उसको वो सब दे रहे। हमने ना पार्टी बदली है, ना अपने विचार बदले हैं। हम गरीब घर से आते हैं और गरीबों के लिए लड़ने का विचार हम मरते दम तक छोड़ने वाले हैं नहीं। और इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता चले कि जो बोल रहा है लड़का तो कौन है। मैं भी आपके जैसा हूं, आपके जैसे परिवार से आता हूं, आप ही के जैसे दुख मैंने देखे, मेरी मां ने देखे, हमारे परिवार ने देखे। लेकिन कब तक? आप बताइए कि आपने जिसका बटन दबाया वो मंत्री बन गया, जिसका बटन आपने दबाया वो विधायक बन गया, आपने जिसका बटन दबाया वो सांसद बन गया, आपने जिसका बटन दबाया वो सीएम बन गया। लेकिन उधना में आपका खुद का मकान अभी तक नहीं बना। 40 साल से उनकी सरकार आप ही के वोट से बन गई, उसी 40 साल में आपका मकान नहीं बन पाया। बताओ, किसी के पास अपने मकान के कागजात नहीं है।
सारे लोग मकान में रह तो रहे, लेकिन मकान की ऑनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ना लोन मिलेगा, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, ना बेचोगे, ना खरीदोगे, ना कुछ। फिर भी हमें क्यों ये नहीं समझ में आता कि हमारे हाथों से ये गलती हो रही है कि लगातार बार बार हर चुनाव में बीजेपी का बटन हम क्यों दबा रहे हैं। मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन पूछने का, आप सबका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, अपने बुजुर्गों से 2 सवाल पूछने का मेरा अधिकार है कि मेरे ये सारे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें कब सोचना चालू करेगी, कब सोचोगे आप लोग कि जिनको आप वोट देते हैं वो आप ही का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम आपको जगाने के लिए आए हैं। आप हमारे बारे में मत सोचिएगा, हमारी चिंता मत करिए, आप गोपाल इटालिया की फिक्र मत करिए, आप अरविंद केजरीवाल की चिंता मत करिए, आप आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन आप अपने बच्चों की चिंता तो करेंगे या वो भी नहीं करेंगे? आप अपने परिवार की चिंता करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ, यहां दारू मिल रहा है हर तरफ, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, बिंदास बेच रहे, जितना मर्जी चाहो, दारू बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बुटलेगर को पकड़ ले। बताओ, दारू पे प्रतिबंध है, दारू निषेध है, फिर भी खुलेआम बिक रहा है। लेकिन शिक्षा पे निषेध नहीं है, पढ़ाई पे निषेध नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो कहीं पे नहीं मिल रही है भाई। पढ़ना है पढ़ो, जिसके जेब में पैसा उसका बेटा पढ़ेगा, जिसकी जेब में नहीं है पैसा उसका बेटा मजदूरी करेगा। क्या हम ऐसे भारत को बनाने की सोच रहे हैं जिस भारत में बच्चों के लिए शिक्षा ना हो, जिस भारत में हमारे गरीब माँ बाप के लिए इलाज ना हो, जिस भारत में जनता का सम्मान ना हो? हम कैसा भारत बनाएंगे ये हमें तय करना है, हमें निर्णय करना है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे, सब यहीं के यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर समाज की व्यवस्था खराब हो गई, समाज पे गुंडे ऊपर चढ़ गए, समाज में माफिया ऊपर चढ़ गए, फिर उसको नीचे उतारने में कई सारी पीढ़ियां लग जाएगी, आसानी से नीचे नहीं उतरेंगे ये लोग। आज आप अपनी चारों तरफ देखिए, कितना ड्रग्स बिक रहा है। बताओ, कौन बर्बाद हो रहा है? CR पाटिल का बेटा बर्बाद हो रहा है या आपका बेटा बर्बाद हो रहा है? आप सोचिए, अपने दिल को पूछिए कि ये शराब, ये दारू, ये माफिया किसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? CR पाटिल के जीवन को कोई समस्या नहीं है, समस्या आप सब लोगों के, हम सब लोगों के जीवन को है। दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा। ये पार्टी आप सब लोगों की पार्टी है, ये पार्टी आप सब जैसे गरीब लोगों की बनी हुई पार्टी है। ये देश के उन लोगों के दिल से निकली हुई पार्टी है जो इस देश को किसी अलग अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं। जब सारे देश से एक आवाज उठी कि पैसे वाले जो लोग हैं उनकी पार्टी बीजेपी है, पैसे वाले बीजेपी पार्टी को पैसा देता है, उस पैसे से बीजेपी चुनाव लड़ती है, उस पैसे से चुनाव जीतती है, और जीतने के बाद बीजेपी पार्टी उन पैसे वाले लोगों के लिए काम करती है। जिनके परिवार में नेता है, उनके भाई भतीजे, बेटे, चाचा चाची, अंकल आंटी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। पैसे वालों की पार्टी बीजेपी, भाई भतीजों की पार्टी कांग्रेस। बताइए, आपकी पार्टी कौन सी है? आप ना पैसे वाले हैं, ना आपके परिवार से कोई नेता है, तो बताओ हम सब गरीब मजदूरी करने वाले साधारण लोगों की पार्टी कौन सी है? अगर आपका मन का है, अगर आपका दिल का है कि बात सही है, पैसे वालों के लिए बीजेपी है, परिवार वालों के लिए कांग्रेस है, आपके लिए क्या है? तो मैं आपके लिए जवाब लेके आऊंगा। आपके लिए हम हैं, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल है, आपका बेटा गोपाल इटालिया है, आपका भाई है, हम आपके हैं, आप सब लोगों के जैसे हैं, हम नेता नहीं है। भाई ने, पृथ्वीराज भाई ने मराठी में बताया अपने भाषण में, महाराष्ट्र में मैं 2 साल तक आम आदमी पार्टी का इंचार्ज रहा, कई सारे जिलों में मैं घूमा, मैंने ये देखा कि वहां पे काउंसिलर भी प्रधानमंत्री टाइप का शो ऑफ करते हैं। इतना बड़ा नेता बन के घूमते सारे लोग, जैसे कि ये सब आसमान से आए हुए और हम सब कहीं और दुनिया में जी रहे हैं। आप हमें देखिए, हम कैसे लगते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी बात करते हैं, किस मुद्दों पे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, हमारा बर्ताव क्या है, भाषा कैसी है, दिखावा कैसा है। आप देखिए,
कि जैसे आप है वैसे हम हैं, जैसी आपकी पीड़ा है ऐसी हमारी पीड़ा है। हम राजनीति में आए जरूर है, लेकिन अपना जीवन अच्छा करने के लिए नहीं, हमारे इन सारे परिवार के लोगों का जीवन अच्छा करने के लिए राजनीति में आए। अगर मेरा अच्छा करना होता तो मैं 2012 में पुलिस में कांस्टेबल बन गया था। बताओ, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के क्या जरूरत थी इस रास्ते पे आने की। विधायक तो मैं 2025 में बना। उस टाइम तो क्या पता था कि क्या बनूंगा या नहीं भी बनूंगा। विधायक नहीं बनता, राजनीति में ऊपर नहीं आता और नौकरी भी चली जाती तो क्या होता। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप लोग सोचना चालू करिए। आप अपने दिल को जगाइए, अपनी आंखें खोलिए, अपने आसपास में देखिए कि आपने क्या क्या बनाया और आपके लिए सरकार ने क्या बनाया। आपने सब बनाया, लेकिन सरकार आपके लिए एक अच्छी सड़क तक नहीं बना पाई। आजादी के 75 साल के बाद भी अगर एक अच्छी सड़क सरकार नहीं बना पाई तो क्या जरूरत है उस सरकार के पीछे वक्त बर्बाद करने की। और इसलिए ज्यादा बात न कहते हुए दिल से मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। मैं पहली बार इस विस्तार में आया हूं, इतनी बड़ी जनसभा को पहली बार मैं एड्रेस कर रहा हूं। पहली बार इतना लंबा चौड़ा भाषण हिंदी में बोल रहा हूं, हालांकि मेरी कोई प्रैक्टिस है ही नहीं है। मैं देहाती गुजराती बोलने वाला आदमी हूं, क्योंकि मैं मतलब बचपन से, हम तो कौन सी भाषा बोलेंगे, गुजराती आदमी तो गुजराती बोलेगा, ग्रामीण आदमी तो वैसे भी ग्रामीण आदमी और देहाती भाषा बोलेगा। लेकिन आज मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को गौर करेंगे, घर जाके आराम से सोचोगे, इस बात पे बहस करोगे, चर्चा करोगे अपने घर से, अपने परिवार के लोगों से, आमने सामने आप पूछोगे एक दूसरों से कि क्या वो लड़का जो बोल रहा था वो हमारी बात थी या राजनीति की बात थी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिसको जाके आप पूछोगे वो यही कहेगा कि बात तो आप ही लोगों की थी, उसकी खुद की कोई बात नहीं थी उसमें। हम आपकी बात करने के लिए आए हैं, आप सब लोग, हम सब लोग मिलके, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई पार्टी आएगी और हमारा उद्धार कर देगी, कोई नेता आएगा हमारा उद्धार कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक ऊपर वाला भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन को बेहतर बनाना है, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, हमारी बेटियों को आगे लाना है, हमारे इस विस्तार को, इस गुजरात को, इस भारत देश को आगे ले जाना है, तो सबसे पहले हमें खुद जागना पड़ेगा। हम पार्टियां और नेताओं के भरोसे अब ज्यादा रह नहीं सकते, हमें खुद आगे आना पड़ेगा, इस लड़ाई की अगुवाई करनी पड़ेगी। और इसलिए इन सारे नौजवानों से मेरी अपील है कि आगे आइए, अपने मन से डर को निकाल दीजिए, अपनी हताशा को निकाल दीजिए, शर्म, हया, संकोच सब छोड़ दीजिए। आ जाइए राजनीति के इस मंच पे, हमारा भी हक है। ऐसा नहीं है कि नेता का बेटा नेता बनेगा, पैसे वाले का बेटा नेता बनेगा। एक गरीब रिक्शा चलाने वाले आदमी का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और वो कौन बनाएगा? मेरे जैसे एक गरीब को अगर विधायक बनाया, किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने। बताओ, हम सब लोगों को आगे आने का मौका कौन दे रहा है? बीजेपी की और कांग्रेस की चले तो हमें अच्छा और बड़ा सपना तक ना देखने दे। वो तो ये चाहते हैं कि गरीब का बेटा सपना भी अच्छा नहीं देखना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि हम मजदूरी करें, वो ये चाहते हैं कि गंदी सड़की बस्ती में हम सड़ के मर जाए हमारी पीढ़ियों तक। लेकिन केजरीवाल ये नहीं चाहता। केजरीवाल ये चाहता है कि हर गरीब को आगे आने का मौका है, हर मजदूर को आगे आने का अधिकार है। गरीब से गरीब परिवार के बेटे को भी नेता बनने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि सारे नौजवान खड़े हो जाए, सारे नौजवान अपने मन को ढंढोले, सारे नौजवान अपने अंदर की ताकत को बाहर लाए और आ जाए राजनीति के इस प्लेटफॉर्म पे। हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको मार्गदर्शन देंगे, हम उनको पूरा सहयोग देंगे और इन सारे नेताओं को भगा करके अपने बेटों की सरकार बनाएंगे, अपने बेटों को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों ने पूरे धैर्य से, शांति से और इतनी गंभीरता से मेरी बात को सुना। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सिर्फ आपके कानों तक नहीं, आपके दिल के दरवाजों तक पहुंच गई होगी। और अगर आपके दिल के दरवाजों तक मेरी बात पहुंची है
तो अंतिम रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए नहीं, मेरी पार्टी के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आप जागिएगा, खड़े होइएगा, आप अपने मन को जगाइएगा और जगे हुए मन से आप झाड़ू का बटन दबाइएगा। यही हमारी विनंती છે બધાને. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો સાંભળો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આવો જ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો, કારણ કે આમ આદમી પાર્ટીઓના નેતાઓના ભાષણ અને ખેડૂતોની ચેનલ એટલે કિસાન સંદેશ ચેનલ. મિત્રો, ખેડૂતોને લગતા કોઈ પણ વિડીયો હશે, કોઈ પણ નેતાઓના ભાષણ હશે તો આ ચેનલ ઉપર ચોક્કસથી મૂકવામાં આવશે. તો આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી કરીને તમને સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન મળતું રહે. મિત્રો, હવે મળશું કાલે એક નવા વિડીયો સાથે, નવા વિષય સાથે. તો રજા આપશો. ધન્યવાદ.